टू। मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में शोर शराबा मत करना। हाँ, शोर शराबा मत करना। हाँ, थोड़ी देर उसके बाद कर लेना। थोड़ा मैं 5-10 मिनट का एक वीडियो बना लेता हूँ। तब तक यहीं पे बैठे रहे। तब तक तू यहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठो। हाँ, तब तक यहीं पे बैठे रहना। हाँ, तब तक यहीं पे बैठ, आराम से खा, यहीं पे बैठे रहे। एक साधक का जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो उसने जितना भी इन सांसारिक विषयों से हटकर उसमें ऊर्जा प्रवाहित की होती है, भले ही वो मंत्र जप करता हो या फिर वो ध्यान करता हो, लेकिन सांसारिक विषयों से हटकर जो उसका एक सेपरेट टाइम होता है, वो सब उसी प्रोसेस में डिपेंड करता है। और जो साधक होता है ना, उसका जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से गुजर रहा होता है, और इस बात का पता भी साधक को चलता है। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो जो मेरा समय होता है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि कब सुबह हो गई, कब रात हो गई, कब दिन हो गए, और कब मैं इन सड़कों पे निकला हूं, कब मैं इस तरह के एरिया में पहुंच जाता हूं। और तो और जो दिन होते हैं या जो डेट होती है वो भी मुझे याद नहीं रहती है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से मैं लगभग एक ही तरह के आवरण में सर्वाइव कर रहा हूँ। जो भी जप करता हूँ वो मैं मानसिक स्तर पर ही करता हूँ। वर्बली जो वाचिक जप होता है वो मैंने आज तक सिर्फ 1% भी शायद ही नहीं किया होगा। और जो लोग मानसिक जप ज़्यादा करते हैं, उनके जो वचन होते हैं उनके सत्य होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, या फिर उनका जो कंठ चक्र होता है उसके भी एक्टिवेट होने के चांस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मानसिक जप करने वालों की एक खास बात आपको मैं बताऊं, तो जो सिद्धियां होती हैं जो कंठ चक्र पर बैठती हैं, वैसे जो सिद्धियां होती हैं अलग अलग वैरायटी की होती हैं। आप किस संकल्प के साथ साधना कर रहे हैं, और जिस भी संकल्प के साथ आप साधना कर रहे हैं, उससे आपके कौन से वाले चक्र में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और अगर आपका वो चक्र एक्टिवेट होगा तो फिर उस चक्र में आपके संकल्प के अकॉर्डिंग जो सिद्धि होती है वही विराजित होती है या फिर वही बैठती है। कंठ चक्र में भी सिद्धियां बैठती हैं। कंठ चक्र एक्टिवेट होने का जो लक्षण होता है वो ये होता है कि जब भी आप ध्यान करेंगे या फिर मंत्र जप करेंगे तो आपके गले के इर्द गिर्द स्पंदन होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कोई नस फड़क रही है। मतलब जहां पर हमारा पिनियल ग्लैंड होता है वहां पर तो वाइब्रेशन होगा ही होगा, या फिर किसी अन्य तरह की हलचल होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ ही जो भी आपका चक्र एक्टिवेट हो रहा है वहां पर भी हलचल होना शुरू हो जाती है। कंठ चक्र पर कोई सिद्धि बैठ रही है तो भी आपको उसके संकेत मिलते हैं ध्यान में या फिर स्वप्न में। अगर हृदय चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो जहां पर हृदय होता है वहां पर भी आपकी एक अलग ही तरह की हलचल होना शुरू हो जाएगी, और ये आपको साफ साफ पता भी लगेगा कि मेरे हृदय चक्र पर आजकल कुछ और तरह की हलचल हो रही है। मतलब जहां पर हमारा दिल होता है वहां पर आपको वाइब्रेशन होगा, या फिर कुछ अलग ही तरह का चलना फिरना जैसा आपको महसूस होगा, हृदय चक्र में भी और कंठ चक्र में भी। कुछ जो सिद्धियां होती हैं हृदय चक्र पर बैठती हैं, और कुछ सिद्धियां जो होती हैं वो कंठ चक्र पर बैठती हैं। एक मिनट, ये पन्नी जो है ना अच्छी नहीं लग रही है, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे मैं कूड़ा वूड़ा वगैरह सब हटा देता हूँ। ये पता नहीं किसने फेंका होगा, सॉरी। तो मैं कह रहा था कि जो सिद्धियां होती हैं वो साधक के कंठ चक्र पर बैठती हैं या फिर हृदय चक्र पर बैठती हैं। मतलब एक साधक को साफ साफ पता लगेगा कि कोई सिद्धि उसके कंठ चक्र पर बैठी है या फिर उसके हृदय चक्र पर बैठी है। ये मेरे को मारेगा, इसको इस पर तू पहरा करना। हाँ, तू यहाँ पर बैठ के पहरा करना, अभी और भी दूंगा, अभी बहुत है मेरे पास। और हाँ, जो सिद्धियां होती हैं वो एक साधक को दिखती कैसे हैं सांकेतिक तौर पर, मतलब खुली आंखों से कैसे दिखती हैं। अगर कोई कंठ चक्र पर बैठने वाली सिद्धि होगी या फिर हृदय चक्र पर बैठने वाली सिद्धि अगर होगी, तो एक साधक, जैसे कि मैं यहाँ पर इस वक्त बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मुझे ये पेड़ दिख रहा है, वैसे ये थोड़ा पतला सा पेड़ है। अगर ये बहुत मोटा सा पेड़ होता और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ होती हैं वो किस तरह से किसी भी स्थान, वस्तु या फिर शरीर को धारण करती हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत मोटा पेड़ होगा और इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा पूरा जो ध्यान है वो वीडियो में है। तो ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते अचानक से यहाँ से एक सिद्धि मुझे साफ साफ दिखाई पड़ेगी कि वो यहाँ से गई और इस पेड़ में गई। इस पेड़ तक जाते हुए वो मुझे दिखाई पड़ेगी और उसके बाद वो बिल्कुल इस पेड़ जैसी ही बन जाती है। इसे अगर मैं थोड़ा और सरल करना चाहूँ तो जैसे आप पानी पर पत्थर मारते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे पानी पर आप पत्थर मारेंगे तो उस पानी में बहुत तरह की वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं, और थोड़ी देर बाद वो जो वेव्स होती हैं वो बिल्कुल समतल हो जाती हैं, मतलब सब कुछ शांत हो जाता है।
वो तो आपने अपनी आंखों से देखा कि पत्थर मारा गया था, उसके बाद पानी में हलचल हुई थी, लेकिन उसके बाद जो पानी होता है समतल हो जाता है। ठीक उसी तरह से जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं वो भी क्षण भर के लिए दिखती हैं और उसके बाद जिस भी स्थान पर वो आती हैं या फिर बैठती हैं उसके बाद वो वैसी ही बन जाती हैं। मतलब उसके बाद पता ही नहीं लगेगा, अगर एक इंसान आंतरिक स्तर पर जागरूक नहीं होगा, उसका सूक्ष्म तत्व जागृत नहीं होगा, तो उसे इस तरह की शक्तियां भी बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अगर सूक्ष्म तत्व जागृत हो जाता है और वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसके बाद जो सिद्धियां होती हैं या फिर जो अन्य शक्तियां होती हैं वो कुछ इसी तरह से दिखाई पड़ती हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। बहुत पहले मैंने इस बारे में अपने एक वीडियो में भी बताया था कि मैंने एक शक्ति को खुलेआम एक पेड़ में जाते हुए देखा और उसके बाद वो बिल्कुल पेड़ जैसी ही बन गई थी। तेरा पेट नहीं भरा अभी तक? सब तेरे को तो दीदी मैंने 3 रोटी खा गया है और थोड़ी सी आधी से भी कम बची हुई है। आसपास में बहुत सारे बंदर हैं लेकिन ये पहरेदार बना हुआ है। मतलब ये इस वक्त गुरु है। गुरु एक तरह का पहरेदार होता है। साधक अगर कोई गलती कर देता है तो गुरु बचा लेते हैं उसे। मतलब गुरु की जो ऊर्जा होती है ना वो साधक को बचा लेती है, वरना साधक के साथ तो क्या क्या नहीं होता है, किस तरह के भय उसे नहीं दिए जाते हैं, इस तरह से उसे विचलित नहीं किया जाता है। तो गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं कह रहा था कि सिद्धियां जो होती हैं कुछ इस तरह से शुरुआत में दिखाई पड़ना शुरू होती हैं और आपको अपना एक अनुभव जो शायद मैंने पहले भी शेयर कर दिया था, लेकिन एक और दूसरा स्थान है वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, वहाँ पर अक्सर मेरे वीडियोज भी होते थे। आजकल मैं उस एरिया की तरफ को नहीं जाता हूँ, किसी अन्य कारण की वजह से नहीं जाता हूँ, लेकिन उस पेड़ में मैंने डायनासोर आकृति का एक प्राणी देखा था। लेकिन वो क्षण भर के लिए मुझे दिखाई पड़ा था और उसके बाद वो बिल्कुल ओझल हो गया था, मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। आप अगर मेरी जगह में होते, आपको डायनासोर के बराबर बड़ा एक प्राणी या फिर जीव दिखाई पड़ता तो आप क्या करते? मतलब आपको डर लगता या नहीं? लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही मेरी उस पर नज़र पड़ी तो वो उस वक्त शर्मा रहा था। मतलब मुझे देखकर शर्मा रहा था। मुझे नहीं पता वो जो डायनासोर था या फिर वो डायनासोर नहीं थी, लेकिन वो मुझे देखकर शर्मा रही थी, लुका छुपी जैसा खेल रही थी। तो भय नाम की चीज़ तो मेरे अंदर बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुई और उसके बाद मैं सोच में पड़ गया। मेरे अंदर तरह तरह के विचार आने लग गए कि जो डायनासोर के बारे में हमने सुना था इसका मतलब है कि वो वास्तव में होते हैं और वो विलुप्त नहीं हुए हैं। कोई भी चीज़ विलुप्त वगैरह नहीं होती है, वो सूक्ष्म अवस्था में होते हैं। प्राचीन युग के प्राणी थे तो नया युग आया। प्राचीन युगों में जितने भी जीव या फिर पशु पक्षी होते हैं वो सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं या फिर उनके आकार में ही परिवर्तन हो जाता है। और हमारे इस पृथ्वी लोक में जो छोटे छोटे पशु पक्षी आपको दिखाई पड़ते हैं, प्राचीन समय में ये पहाड़ के बराबर बड़ा हुआ करते थे। लेकिन डायनासोर तो एक अलग ही हिसाब का जीव हुआ करता था। ऐसा कहने में आया है कि जिस तरह का हमारा बॉडी होता है हम इंसानों का, हम किसी भी जलवायु में एडजस्ट कर लेंगे। तो जो डायनासोर थे उनका बॉडी भी किसी भी जलवायु में सर्वाइव करने के लायक था। हमारे इंसानों की तरह वो हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है। और अगर युग परिवर्तन हो जाता है या फिर किसी नई सभ्यता का आगमन हो जाता है तो पुरानी सभ्यता की हर चीजें या तो सूक्ष्म अवस्था में चली जाती हैं या फिर उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। और जो प्राचीन समय के जीव हुआ करते थे वो ऐसे नहीं होते थे जैसे कि हमें आजकल दिखाई पड़ते हैं। वो जीव भी मायावी होते थे, उनके पास सिद्धियां होती थी, शक्तियां होती थी, उनकी सत्ताएं चला करती थी। लड़ो नहीं रहे। और अगर युग परिवर्तन होता है या फिर किसी नई सभ्यता का आगमन होता है तो पुरानी सभ्यता में जो जो चीजें चला करती थी उन सब का भी एक तरह से समापन हो जाता है। प्राचीन समय में भी गणित का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो गणित बिल्कुल अलग होती थी। 2 और 2 4 वाली बिल्कुल भी नहीं होती थी। 2 और 2 7 या फिर 50 या फिर -3 वाली जरूर होती होगी। जैसा कि कल मैंने एंजल कोड्स के बारे में एक वीडियो बनाया था कि जो वास्तविक अंक विज्ञान होता है सूक्ष्म जगत का, उससे ही फिल्टर होकर ये अंक निकलते हैं 1 2 3 4 या फिर 2 + 2 4 हम इंसान बना पाते हैं। लेकिन मौजूदा सभ्यता अगर खत्म हो गई तो ये 2 + 2 4 जो हम इंसान बना पाए हैं ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उसके बाद जो अंक होंगे 1 2 3 4 वो भी अलग ही होंगे। मतलब नया फिल्टर आप एक तरह से कह सकते हैं ओरिजिनल सूक्ष्म जगत के अंक विज्ञान का। अभी मौजूदा मानव सभ्यता को 2 + 2 4 समझ में आता है, लेकिन प्राचीन समय में जो अंक गणित थी वो कुछ और थी। इस वजह से ही मौजूदा मानव सभ्यता को प्राचीन सभ्यता के जो अंक होते थे या फिर जो शब्द होते थे, शब्द अभी अलग होते हैं, शब्दों का विज्ञान अभी अलग होता है, वो हम इंसानों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। हालांकि वो उसी सूक्ष्म जगत के अंक विज्ञान से फिल्टर होकर बने होते हैं, हम इंसान समझ पाए होते हैं। लेकिन प्राचीन सभ्यता का अंक विज्ञान या फिर शब्द विज्ञान बिल्कुल अलग होगा और हमारी इस सभ्यता का अंक गणित या फिर शब्द ज्ञान बिल्कुल अलग होता है। ना तो हम प्राचीन सभ्यता के अंक विज्ञान को समझ सकते हैं, उनकी भाषाओं को समझ सकते हैं, और ना ही वो हमें
समझ सकते हैं। अगर आज हमारी मानव सभ्यता का अंत हो गया और किसी नई सभ्यता का आगमन हो गया, सपोज डायनासोर वाली प्रजाति दोबारा वापस आ गई, इंसानों का नाम विलुप्त हो गया, तो उसके साथ साथ किसी अन्य तरह के जीवों का भी आगमन होगा। और अगर उनकी सभ्यता में अंक गणित का प्रचलन होता है तो वो बिल्कुल 2+2 4 वाली बिल्कुल भी नहीं होगी। जब भी उन्हें हमारी इस मौजूदा सभ्यता के अंक विज्ञान के कुछ लेख मिलेंगे, कुछ सबूत मिलेंगे, तो उन्हें वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जिस तरह से हमें समझ में नहीं आता है। हालांकि चर्चाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं और इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो भी मुझे ठीक लगता है मैं अपने वीडियो में बोल देता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नमस्कार।